तो बच्चों एक बार फिर मैं रवि आप सभी का अज़ा इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर जैव प्रक्रम लिखा हुआ है। अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जी हाँ, ये चैप्टर हम पहले ही इसके नोट्स आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल उन्हीं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो ये है कि स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है ना। जैसे कि आप इनके नाम से ही पहचान गए होंगे कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है वही आपसे इसमें पूछा है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वयंपोषी पोषण के बारे में, ठीक है, एक एक करके। तो इस प्रकार की प्रक्रिया केवल हरे पौधों में पाई जाती है कि जो स्वयंपोषी पोषण होता है वो केवल हमारे जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं में ही होता है, बाकी किसी में नहीं होता। दूसरा, पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कि जो पेड़ पौधे होते हैं और वो जो अपना भोजन बनाते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में, मतलब जो हमारी सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, उसकी उपस्थिति में ही इस भोजन को बनाते हैं। और भोजन को बनाने की इस प्रक्रिया को आपको बच्चों पता होगा, इसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वही तीसरे नंबर पर होगा कि पौधों के हरे भागों में CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल के साथ अभिक्रिया करके एक जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन को तैयार करते हैं। यदि आप जानते हो कि जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं उनको अगर अपना खाना बनाना होता है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो हमारा जल होता है उसकी उनको आवश्यकता होती है। इन दोनों के बीच में रासायनिक क्रिया होती है और इस क्रिया के होने के बाद ही इनका भोजन तैयार हो पाता है। तो इसको ही हम कहते हैं स्वयंपोषी पोषण। यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसके बारे में भी अलग से लिख सकते हैं। चलिए मैं इसके दूसरे सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। ऐसे ही इसको भी हम देखेंगे कि इस प्रकार का पोषण सभी जंतुओं तथा उन पौधों में होता है जिनके रंग हरे नहीं होते, ठीक है। कि ये जो विषम पोषण की प्रक्रिया होती है ये जीवों में होती है और उन पौधों में होती है जिनके कलर हरे नहीं होते, ठीक। इन्हें न तो कार्य करना पड़ता है और न ही इनको सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है। इससे पहले हमने देखा था कि उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी और वे स्वयं अपना भोजन बनाते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें इनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती विषमपोषी पोषण में। वहीं आखिर में इनमें भोजन का निर्माण नहीं किया जाता, वरन ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन हेतु पादपों पर आश्रित होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनको भोजन खुद नहीं बनाते ये लोग, ठीक है। अगर इनको भोजन बनाना है तो ये अन्य किसी जीवों पर या हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं पर आश्रित होते हैं। जबकि जो हमारा स्वयंपोषी पोषण होता है उसमें जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में ये अपना भोजन नहीं बनाते। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। यदि आपको पता होगा कि जो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजें इनको चाहिए होती हैं, है ना। तो वो चीजें वो कहाँ से प्राप्त करते हैं ये आपसे पूछा है। जैसे कि हमारा जो जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उनकी इनको आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ से प्राप्त करते हैं वो इसमें पूछा है। हाँ, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कच्ची सामग्री के रूप में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है ना। अभी हमने बताया कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए उनको कच्ची सामग्री के रूप में पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधे जल को भूमि से जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पत्तियों के नीचे पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से वातावरण से प्राप्त करते हैं, है ना। जल तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे मिट्टी से ही या भूमि से ही प्राप्त करेंगे, और जो ही इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हमारे पर्यावरण में होती है, तो आपको पता होगा स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से ये पेड़ पौधे अपने लिए CO2 का इंतजाम कर लेते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है, आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हमारे अमाशय यानी स्टमक जिसको पेट बोलते हैं में अम्ल की क्या भूमिका होती है। कि हमारे पेट में जो अम्ल या एसिड बनता है उसकी हमारी जीवन में क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। हाँ, तो हमारे अमाशय में जठर ग्रंथियां मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इस अम्ल की भोजन के पाचन में निम्नलिखित भूमिका होती है कि
बच्चों आपको पता होगा जो हमारा पेट होता है, जो हमारी ये सिस्टम है, इसके अंदर कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिसके बारे में हमने पहली कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उनमें से एक जो हमारा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और इससे कुछ एक रस निकलता है, मतलब उसको एक कुछ अम्ल निकलता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हम कह सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस खाने को पचाने में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने तथा उन्हें अक्रिय करने का कार्य भी करता है। कि हमारे पेट के अंदर जो HCl नामक अम्ल बनता है, तो कभी कभी अगर हमारे भोजन में किसी वजह से बैक्टीरिया चले जाएं, है ना, तो वो क्या कर देते हैं, ये अम्ल उनको नष्ट कर देता है। तो सबसे बड़ी भूमिका इसकी यही होती है। दूसरा, यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है जिसमें जठर रस का एंजाइम यानी पेप्सिन सक्रिय हो जाता है। वही इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा ये अम्ल होता है, ये शरीर में एक ऐसा मीडियम बना देता है जिससे जो हमारे पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तीसरा, यह भोजन को शीघ्र पचाने नहीं देता। यदि आप देखें तो भोजन का एक निश्चित समय में पचना बेहद आवश्यक है। यदि भोजन जल्दी पच जाए तो वो भी आपके शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। तो ये क्या होता है कि जो हमारा ये अम्ल होता है ना, ये उस भोजन को ज़्यादा जल्दी पचने में भी थोड़ा रोक के रखता है ताकि भोजन एक टाइम के अनुसार ही पच पाए। तो इस प्रकार इसकी ये हमारी भूमिका है हमारे आमाशय में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। पाचक मतलब आप समझ गए होंगे, पाचक का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, और एंजाइम मतलब वे एंजाइम जो भोजन को पचाने में काम करते हैं, उनका कार्य क्या होता है, यही आपसे इस प्रश्न के अंदर पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पाचक रसों में कुछ रसायन अति अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। कि हमारे शरीर में जो कुछ अम्ल निकलते हैं या कुछ हमारे एक फ्लूइड निकलते हैं शरीर के अंदर, तो उनमें से कुछ मात्रा में हमारे एंजाइम उनमें पाए जाते हैं जो भोजन के विशेष पोषक तत्वों को सरल रूप में बदल देते हैं या मतलब परिवर्तित कर देते हैं। इन रसायनों को ही हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। कि जो हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है भोजन को पचाने के लिए, उसमें कुछ मात्रा में हमारे एंजाइम भी निकलते हैं, है ना, जो उसको पचाने में मदद करते हैं। जैसे लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। बच्चों आपको पता होगा कि जो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो मुंह में जो हमारी लार होती है उसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे इस भोजन को लुगदीदार बना देता है ताकि ये जल्दी से जल्दी पच जाए। वहीं जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम तथा अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम जो हैं ट्रिप्सिन, एमिलोप्सिन, स्टिपिन्स या लाइपेज होते हैं, जो भोजन को पचाने में या किसी और अन्य काम में मददगार साबित होते हैं। जरूरी नहीं कि केवल यही होते हैं, इससे अलग भी कुछ हमारे अलग अलग प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रश्न भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कैसे होता है। यदि आप देखें तो हमारा जो शरीर है, अगर हमें जीवित जीना है तो हमारे जीने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये किस प्रकार हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है कि CO2 और O2 का परिवहन शरीर में कैसे होता है। एक अच्छा प्रश्न है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि मानव के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन रुधिर के द्वारा होता है। आपके शरीर में जो हमारी ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है वो होता है हमारा ब्लड, है ना, हमारा जो खून होता है, हमारा रुधिर होता है, वही इन दोनों चीज़ों को और भी अन्य चीज़ों को अलग अलग स्थानों पर लेकर जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक रंगकण फेफड़ों में भरी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। कि जो हमारा ये लाल रंग होता है ना, आपने देखा ब्लड का रंग लाल होता है, तो जिस वजह से ये होता है उसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का रंग हमें लाल दिखाई पड़ता है। और क्या होता है कि जैसे ही हमारे फेफड़े अंदर की ओर सांस भरते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे सांस में होती है वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है, और ये जो हमारा ब्लड होता है ये उसी फेफड़ों में जब यहाँ से पास होता है तो हमारे ऑक्सीजन के जितने भी कण होते हैं वो इस हीमोग्लोबिन से चिपक जाते हैं। और जब ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हमारा ब्लड होता है, अलग अलग शरीर के हिस्सों में जाता है तो वहाँ पर जाके ये उस ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इस प्रकार ऑक्सीजन
का प्रवाह चलता रहता है। ठीक, इसमें आगे कि मेटाबॉलिक क्रिया मतलब उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर अपने प्लाज्मा के साथ बहाकर फेफड़ों में छोड़ देता है और इस प्रकार यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रक्रिया पूरी लगातार चलती रहती है। ठीक इसके विपरीत जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड हमारी कोशिकाओं तक लेकर गया है तो वहां जाकर इनका एक्सचेंज होता है। वहां जो कोशिकाओं के पास CO2 होती है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती हैं और वापस ये हमारा जो ब्लड होता है उसको फेफड़ों में लाके छोड़ देता है। और जब आप बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं तो वहीं से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो फिर हम एक ऐसी लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे अपने कुछ अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए आपको अपनी एक कॉपी भी बना लेनी है ताकि आप इनको अच्छे से लिखते रहें।